अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 टॉपिक नंबर 2 पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Viruses are parasitic in nature. They are highly specific to their host. Bacteriophage infects only bacteria. The tobacco mosaic virus infects only tobacco plants and rabies virus infect only mammals. कह रहा बच्चों जो वायरसेस हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, उसके अलावा वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं टू देयर होस्ट। ठीक है, वो सिर्फ अपने होस्ट पे जाके क्या करते हैं, अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज, जैसे उसने एग्जांपल दिया कि जैसे जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं वो सिर्फ जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो सिर्फ टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा। जो रेबीज वायरस है वो सिर्फ मैमल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, सम ह्यूमन वायरसेस इवन स्पेशलाइज इन अ पार्टिकुलर टिश्यू। कह रहा है कुछ तो ह्यूमन जो वायरसेस है वो स्पेशलाइज है एक पार्टिकुलर टिश्यू के लिए, यानी वो सिर्फ उस पार्टिकुलर टिश्यू को जाके इन्फेक्ट करेंगे। HIV will enter only certain type of white blood cells. The polio virus reproduce in spinal nerve cells and hepatitis virus infect only liver cells. जैसे कि इसने एग्जांपल दिया कि जो HIV है वो सिर्फ हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनमें इंटर करेगा। जो पोलियो वायरस है वो हमारी स्पाइनल नर्व सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। और जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं वो सिर्फ हमारे लीवर को जाके इन्फेक्ट करेंगे। ह्यूमन कोल्ड वायरसेस इन्फेक्ट ओनली द सेल्स लाइनिंग द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके अलावा जो कोल्ड वायरसेस होते हैं, ठीक है, वो इन्फेक्ट करते हैं सिर्फ हमारे जाके अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ठीक है, actually viruses have protein spikes on their surfaces which help them to attach with specific receptors on the host cell. कह रहा बच्चों जो वायरसेस हैं उनके पास प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं कि वो क्या करें, जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके अटैच करें ऑन द होस्ट सेल। द स्पेसिफिसिटी ऑफ अटैचमेंट डिटरमाइंस द होस्ट रेंज ऑफ द वायरस। अब कह रहा है ये जो अटैचमेंट की स्पेसिफिसिटी है वो डिटरमाइन करती है कि वायरस की होस्ट रेंज कितनी है। सम वायरसेस हैव अ नैरो रेंज whereas other have a quite broad range. इसकी बेस के ऊपर कुछ वायरसेस की नैरो रेंज होती है, यानी वो बहुत कम जो होस्ट हैं उनकी जो होस्ट हैं वो बहुत कम होते हैं, वो लिमिटेड होस्ट के साथ जाके ही अटैच कर सकते हैं या इन्फेक्ट कर सकते हैं। यानी कुछ की ब्रॉड रेंज भी है, यानी वो मल्टीपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जाके इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस can enter the cells of only humans and other primates, whereas rabies virus can enter all mammalian cells. एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि जो पोलियो वायरस है वो सिर्फ ह्यूमन के सेल्स में इंटर कर सकता है, जबकि जो रेबीज वायरस है वो तमाम मेमेलियन सेल्स जितने भी मैमल्स हैं उनको इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास viruses must require host cell to complete life cycle. कह रहा है कि वायरसेस को एक होस्ट सेल चाहिए होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। A virus must have a host cell to parasitize in order to complete its life cycle, because viruses are obligate intracellular parasites, which means they cannot multiply outside a living cell. कह रहा है बच्चों जो एक वायरस का है एक होस्ट सेल को जाके पैरासाइटाइज करना पड़ता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो वायरसेस हैं वो लिविंग सेल के आउटसाइड यानी बाहर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वायरसेस इन्फेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स टू ह्यूमन सेल्स। जो वायरसेस होते हैं ये तमाम टाइप ऑफ सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स से लेकर ह्यूमन सेल्स तक। एन आइसोलेटेड वायरस इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस और डू एनीथिंग else except infect an appropriate host cell. यानी जो एक आइसोलेटेड या सेपरेटेड वायरस होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन्फेक्टिंग अ होस्ट सेल के, इसके अलावा कि वो जाके किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करे। ठीक है, जब वो किसी होस्ट सेल को जाके इन्फेक्ट करता है उसके बाद वो क्या करता है कि होस्ट की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करता है। वायरसेस लैक मेटाबॉलिक एंजाइम्स राइबोसोम्स एक्सेट्रा। उसके अलावा कह रहा है वायरसेस के पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी नहीं होते, राइबोसोम्स एक्सेट्रा नहीं होते फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। देयरफॉर दे नीड होस्ट सेल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल।
इसलिए इनको कोई होस्ट के सेल चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ वायरसेस इनसाइड अ होस्ट सेल, कि एक होस्ट सेल के अंदर जो वायरसेस का सर्वाइवल होता है। व्हेन वायरस इन्फेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म इट इंटर्स इनसाइड होस्ट सेल, यानी जब वायरस किसी ऑर्गेनिज्म को जाके इन्फेक्ट करता है वो उसके सेल में जाके इंटर हो जाता है। इट हाइड्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। अच्छा, अब जाहिर बात है जिस ऑर्गेनिज्म को जाके वो इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम भी तो होगा, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको वो क्या करेगा, एलिमिनेट किल करने की कोशिश करेगा। तो कह रहा है ये अपने आप को हाइड करता है इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट से। द होस्ट इम्यून सिस्टम इज अनएबल टू फाइंड द वायरस। Virus rapidly changes its own genetic constitution, so the vaccines or antibodies are forced against them become ineffective. उसके अलावा क्या करता है, वायरस जो होता है वो जल्दी से अपना जो जेनेटिक मेकअप है उसको चेंज कर लेता है, ताकि जो वैक्सीन और एंटीबॉडीज जो होस्ट यूज करेगा उनके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, वो क्या हो, इनफेक्टिव हो, यानी वो उस पर इफेक्ट ही नहीं करें। When virus enters a cell, the capsid protects the viral genome from nucleases of host cell. यानी जब एक वायरस एक सेल में इंटर करता है तो जो उसका कैप्सिड होता है, जो उसकी आउटर कवरिंग थी, हमने पढ़ा था ना, एक कैप्सिड होता है वायरस के दो पार्ट्स हैं, एक कैप्सिड होता है और एक कोर होता है। कैप्सिड जो बाहर वाला कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, पहले जो उसका कैप्सिड है वो उसको प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को फ्रॉम न्यूक्लियेसिस ऑफ होस्ट सेल। Nucleases are the enzymes found in all cells. They break down DNA or RNA. अच्छा बच्चों, न्यूक्लियेसिस क्या होते हैं? ये एंजाइम्स हैं which break down न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए के, वो एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब वायरस के पास भी तो जो उसका जीनोम है, डीएनए या आरएनए है, तो वो उसका ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है जो वायरस का कैप्सिड है उसके जीनोम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम न्यूक्लियेसिस ऑफ होस्ट सेल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों, वायरसेस कैन पास अनफेवरेबल कंडीशंस आउटसाइड द होस्ट। कह रहा है जो वायरसेस है ना, जब ये होस्ट के आउटसाइड यानी बाहर होते हैं तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उनको भी ये सरवाइव या पास कर जाते हैं। वायरसेस अनलाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट नीड फूड टू सरवाइव। कह रहा है जो वायरसेस हैं इनको बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह फूड रिक्वायर्ड नहीं है सरवाइव करने के लिए। दे रिमेन डॉर्मेंट और इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी। कहता है ये जो है ना आउटसाइड द होस्ट बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये इनएक्टिव फॉर्म में रह सकते हैं। बीइंग टीनी दे आर नॉट थ्रेटेंड बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है स्मॉल होने की वजह से ये इनको बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी कोई थ्रेट या खतरा नहीं होता। Their only concern would be the pH and temperature, as these would denature the protein. जो इनका जो कंसर्न होता है सिर्फ और सिर्फ वो पीएच और टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो दोनों अगर बहुत ज्यादा चेंज एक्सट्रीम है, जहाँ उनका जो रिक्वायर्ड पीएच ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। द वायरुलेंस ऑफ द वायरस outside the host is maintained for a certain period of time, and the period depends on what virus is or pH and temperature of the medium. उसके अलावा क्या है, जो वायरस की वायरुलेंस होती है, ठीक है, वो भी मेंटेन हो सकती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और वो डिपेंड करती है कि वायरस कौन सा है और वो कौन से जिस मीडियम में उसकी पीएच और टेम्परेचर कितना है। वायरसेस आउटसाइड द होस्ट आर नॉन लिविंग। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये यानी होस्ट के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं। इट कैन बी सेड दैट दे गो अंडर डॉर्मेंट पीरियड एज दे डू नॉट हैव any metabolic activity outside living host. However, the genome of the virus remains viable for long time in active form outside the host. कह रहा हम ये भी कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये जो होस्ट के बाहर जो हमारे पास वायरसेस हैं ये डॉर्मेंट पीरियड में चले जाते हैं या इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे वो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन कह रहा है जो उनका जीनोम होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकता है, इनएक्टिव फॉर्म में वाइबल यानी रह सकता है, और दोबारा जब वो होस्ट किसी वायरस किसी होस्ट में जाएगा तो दोबारा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस कैन इनफैक्ट survive for long periods outside the host up to several days, whereas enveloped viruses survive for short time periods.
कह रहे जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, जो जिनके इन्वेलप नहीं प्रेजेंट होता, वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि इन्वेलप्ड वायरसेस सर्वाइव फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड. दिस इज बिकॉज many enveloped viruses rely on the proteins on the surface of membrane to attach to the host. This envelope is generally sensitive to degradation, to sunlight and normal cleaning procedures. अच्छा बच्चों, अब आप भी सोचेंगे इसकी रीजन क्या है कि जो इन्वेलप्ड वाले हैं उनको ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जो नॉन इन्वेलप्ड है, जिनमें इन्वेलप नहीं प्रेजेंट, वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर रहे हैं. इसकी रीजन वो कह रहा है ये जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, ये कह रहा है कि ये डिपेंड कर रहे होते हैं प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन टू अटैच टू होस्ट सेल, कि कुछ प्रोटीन्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं होस्ट सेल के साथ अटैच करने होने के लिए. और कह रहे हैं ये जो डेवलपमेंट होता है वो सेंसिटिव होता है टू सनलाइट एंड क्लीनिंग प्रोसीजर्स, तो इस वजह से वो क्या होता है डिग्रेडेड हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बच्चों बैक्टीरियोफेज. अभी हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज के वो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोस मतलब बैक्टीरिया से निकला है, फेज मीन वायरस होता है, ठीक है. तो दोज वायरसेस व्हिच अटैक बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. द बैक्टीरियोफेज और सिंपली फेज इज द वायरस दैट अटैक्स अपॉन बैक्टीरिया. कह रहे बैक्टीरियोफेज या जो फेज होता है ये वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज जनरली अ tadpole shaped virus. It consists of head, neck and tail. कह रहे बच्चों ये जनरली टैडपोल शेप्ड होता है. इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक इसका हेड होता है, एक इसकी नेक होती है और एक इसकी टेल होती है. द हेड इज आइकोसाहेड्रल इन शेप, और जो हेड होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है शेप में. द इनर कोर ऑफ हेड कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम. उसके अलावा जो हेड की जो इनर कोर है उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम प्रेजेंट होता है. बिलो द हेड इज नैरो नेक और कॉलर विच सेपरेट्स हेड एंड टेल. कह रहे बच्चों हेड से नीचे एक नैरो नेक या कॉलर होता है जो हेड और टेल को क्या करता है, सेपरेट करता है. द टेल इज अ हॉलो ट्यूब मेड ऑफ प्रोटीन्स थ्रू विच न्यूक्लिक एसिड पासेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन. कह रहे बच्चों जो टेल है वो एक हॉलो ट्यूब होती है जो किससे मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और जिसमें से न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पास करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन. The tail is surrounded by a contractile sheet which contracts during infection of the bacterium. कह रहे टेल जो होती है वो सराउंडेड या कवर्ड होती है एक कंट्रैक्टाइल शीट से, और कह रहे बच्चों वो कंट्रैक्ट कब करती है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन. At the end of tail a base plate is present which possesses about 6 tail fibers around it and several tail pins or spikes at its lower surface. कह रहा बच्चों टेल के एंड पे एक बेस प्लेट प्रेजेंट होती है जिसके पास 6 टेल फाइबर्स होते हैं. उसके अलावा सेवरल यानी मैनी टेल पिंस या स्पाइक्स होती हैं उसकी नीचे वाली सरफेस में. द टेल फाइबर्स एंड टेल पिंस आर इन्वॉल्व्ड इन द बाइंडिंग ऑफ फेज टू बैक्टीरियल सेल. कह रहा बच्चों ये जो टेल फाइबर्स और टेल पिंस होती हैं ये किस चीज में इन्वॉल्व होती हैं, इनका क्या रोल है? ये इन्वॉल्व होती हैं बाइंडिंग ऑफ फेज टू बैक्टीरियल सेल, की जब जाके फेज वायरस अटैक करता है किसी बैक्टीरियल सेल को तो उसने पहले उसके साथ जाके अटैच या बाइंड होना होता है, तो ये बाइंडिंग में हेल्प करती है, ठीक है. एट द बॉटम ऑफ कोर ट्यूब ऑफ टेल एन एंजाइम द लाइसोजाइम इज प्रेजेंट व्हिच इज रिलीज्ड अपॉन कंट्रैक्शन ऑफ टेल. उसके अलावा कह रहा है बच्चों ये जो कोर ट्यूब के बॉटम पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम. कह रहे बच्चों ये कब रिलीज होता है, जब टेल जो वो शीट होती है जो जिसने सराउंड किया था टेल को, जब वो कंट्रैक्ट करती है. इट डाइजेस्ट द पोर्शन ऑफ होस्ट सेल वॉल सो दैट कोर ट्यूब कैन बी पेनिट्रेटेड इनटू द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन. कह रहे हैं बच्चों ये एंजाइम करता क्या है, कहते हैं ये बैक्टीरिया या होस्ट का जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करता है ताकि जो कोर ट्यूब है वो पेनिट्रेट या इंटर हो सके होस्ट सेल में ड्यूरिंग इन्फेक्शन. ये बच्चों साइड पे देखें आपको नजर आ रहा होगा फिगर 5.1 स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. तो आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा होगा एक हेड है, ये आइकोसाहेड्रल इन शेप है, उसके नीचे एक नैरो रीजन है नेक, उससे नीचे देखें टेल है और टेल इज कवर्ड बाय अ शीट है, ठीक है. टेल के नीचे देखें एक बेस प्रेजेंट है, बेस प्लेट, उससे देखें 6 टेल फाइबर्स निकल रही हैं और उसके जो नीचे स्मॉल टेल पिंस प्रेजेंट है, ठीक है. और ये देखें ये जो कैप्सिड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का.
ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, ये जब फेज किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है, जाके अटैच हो जाता है, तो ये जो हमने कहा ना कि इसकी बेस पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, वो रिलीज होता है और वो क्या करता है कि होस्ट या की जो है सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, ताकि ये जो हमारे पास कोर ट्यूब है वो क्या कर सके, इंटर कर सके होस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं इनका लाइफ साइकिल पढ़ने लगे हम। Bacteriophages show two type of life cycle, i.e. lytic cycle and lysogenic cycle। यार बच्चों जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये दो तरह का लाइफ साइकिल शो करते हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। The life cycle of bacteriophage comprises two main steps, i.e. infection process and replication within the host cell। यार बच्चों जो बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल होता है उसके दो मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इन्फेक्शन प्रोसेस होता है एक, और एक होता है रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल। ये पहले इन्फेक्शन करता है, फिर ये होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट करता है। द इनिशियल स्टेप्स इन इन्फेक्शन प्रोसेस सच एज एडजॉर्प्शन, penetration and genome injection are quite similar in both cycles, but mode of replication is much different in lytic or lysogenic cycle। कह रहा बच्चों जो पहला स्टेप है जो इन्फेक्शन प्रोसेस है, जो इन्फेक्शन प्रोसेस है, कह रहा उसके जो स्टेप्स हैं लाइक एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, जीनोम इंजेक्शन, वो दोनों साइकिल्स में लिटिक और लाइसोजेनिक में सेम है, लेकिन जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो दोनों साइकिल्स में डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन प्रोसेस को। ठीक है। तो इसके तीन स्टेप्स हैं। द कॉमन स्टेप्स ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियोफेज टू द होस्ट आर एज अंडर। इसके तीन स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, जीनोम इंजेक्शन। अच्छा बच्चों, आपने बेसिकली क्या करना है कि जो टर्म्स है उनका कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या। अब नाम से आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा। अब देखिए एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि जो हमारे पास वायरस है वो जाके अटैच हो जाएगा, जाके किसके साथ, होस्ट या बैक्टीरिया के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए ये बैक्टीरियोफेजेस है तो ये बैक्टीरिया को अटैक करेंगे तो उनका होस्ट बैक्टीरिया ही है। ठीक है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्या होगा कि जब वो अटैच हो जाएंगे तो हमने कहा था वो इंजाइम रिलीज करेगा लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो पेनिट्रेट जो उनकी कोर ट्यूब है वो पेनिट्रेट कर जाएगी किसके अंदर, वो पेनिट्रेट कर जाएगी होस्ट के अंदर। नेक्स्ट है जीनोम इंजेक्शन, और लास्ट स्टेप होगा फाइनली जो वायरस है अपना जो जीनोम है, जो इसका डीएनए है, वो इंजेक्ट कर देगा किसके अंदर, होस्ट के अंदर। ठीक है। अब इन तीनों स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप है एडजॉर्प्शन। द फर्स्ट स्टेप इन इन्फेक्शन प्रोसेस इज एडजॉर्प्शन ऑफ द फेज टू बैक्टीरियल सेल। कह रहे बच्चों जो इन्फेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप है वो है एडजॉर्प्शन ऑफ फेज टू बैक्टीरियल सेल। द स्टेप इज मीडिएटेड बाय टेल फाइबर्स एंड टेल पिन स्पाइक्स। कह रहे बच्चों ये जो स्टेप है ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, ये अटैचमेंट किसके मदद से होती है, कहता है ये थ्रू होती है विद द हेल्प ऑफ, हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास टेल होती है उसके पास 6 टेल फाइबर्स और सेवरल टेल पिन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो कह रहा है ये जो स्टेप है, ये जो अटैचमेंट है ये किसकी मदद से होती है, ये होती है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स एंड टेल पिन्स और स्पाइक्स। बैक्टीरियोफेजेस अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सेल। कह रहे हैं ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में जाके अटैच करते हैं ऑन द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन। द बाइंडिंग ऑफ फेज टू द बैक्टीरियम results in the contraction of sheet and the release of lysozyme that digest the portion of bacterial envelope. As a result, the hollow core tube is pushed through the bacterial envelope। कह रहे बच्चों कि जब फेज जो वायरस है जब बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर जाएगा तो उसकी जो शीट है वो कंट्रैक्ट कर जाएगी। हमने कहा था ना एक उसकी टेल को एक शीट ने कवर किया हुआ है, वो शीट कंट्रैक्ट करेगी तो जो लाइसोजाइम एंजाइम जो उसकी बेस पे प्रेजेंट है टेल पे वो रिलीज हो जाएगा। जो जब वो एंजाइम रिलीज होगा वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा यानी ब्रेक कर देगा किसको, बैक्टीरियल इन्वेलप को, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, वो बैक्टीरियल इन्वेलप में इंटर हो जाएगी। द इंसर्शन ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। कह रहा है ये जो कोर ट्यूब की इंसर्शन इसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज जीनोम इंजेक्शन। द पेनिट्रेशन ऑफ कोर results into the injection of viral DNA in the bacterial cytoplasm, whereas the remainder of phage remains on the outside of the bacterium। कह रहा जब कोर ट्यूब पेनिट्रेट कर जाएगी होस्ट के अंदर, उसके बाद क्या होगा, जो वायरस का डीएनए है
वो इंजेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म में, जबकि जो बाकी का फेज है या वायरस है जो उसका हेड पार्ट वगैरह है वो सारा बैक्टीरिया के बाहर ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन लिटिक साइकिल। पहला प्रोसेस है इन्फेक्शन प्रोसेस, वो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेप्लिकेशन है। अब रेप्लिकेशन हमने कहा था कि लिटिक दो तरीकों से होती है, लिटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल, तो दोनों में हम डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन है बैक्टीरियोफेज इन लिटिक साइकिल के लिटिक साइकिल में रेप्लिकेशन कैसे होगी। अब देखें जो वायरस का डीएनए है वो चला तो गया है होस्ट के अंदर, अब उसने अंदर जाके रेप्लिकेट करना है, तो अब देखते हैं रेप्लिकेट कैसे वो करता है। द बैक्टीरियोफेज that performs lytic cycle is called lytic or virulent phage। कह रहा है बच्चों वो बैक्टीरियोफेज जो लिटिक साइकिल परफॉर्म करता है उसको हम lytic या virulent phage कहते हैं, because it immediately cause lysis breakdown of host cell after its own multiplication। क्यों? क्योंकि वो फौरन क्या कर देता है, ब्रेक डाउन या लाइसिस कर देता है होस्ट सेल की आफ्टर इट्स ऑन मल्टीप्लिकेशन, कि जो ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जब जो वायरस का डीएनए जब गया है होस्ट के अंदर, जो ही वो रेप्लिकेट करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जो होस्ट का की वो क्या करेगा, होस्ट सेल को भी ये ब्रेक डाउन कर देगा। इट डेवलप्स master slave relationship with the host cell because host genomic DNA is immediately disintegrated by virally encoded DNA digesting enzyme DNase। यार बच्चों ये जाके होस्ट के साथ मास्टर स्लेव वाला रिलेशनशिप बना लेता है। क्यों? क्योंकि जो होस्ट का जो डीएनए होता है वो इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट यानी ब्रेक डाउन हो जाता है बाय वायरस इनकोडेड डाइजेस्टिंग डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएस। सिंस वायरल डीएनए is already undergone certain chemical modification, therefore such enzymes do not affect it. The disintegration of host DNA enables the viral DNA to take over the control of whole metabolic machinery of host। कह रहा है कि होस्ट के डीएनए की डिसइंटीग्रेशन से वायरस के क्या कहता है कि वो लो कर देता है वायरस डीएनए के को, वो क्या करे कि होस्ट की तमाम मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल संभाल ले। इन लिटिक साइकिल द सबसीक्वेंट स्टेप्स आर सिंथेसिस of phage components, assembly, maturation, lysis and release। कह रहा है लिटिक साइकिल में जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स। ठीक है, कि सबसे पहले जो वायरस का जो हमारे पास इंटर हुआ था वो रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा होस्ट के जो जो जीनोमिक जो होस्ट सेल है उसको क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट या ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद क्या होगी कि सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स यानी फेज के कंपोनेंट सिंथेसाइज होंगे, फिर इनकी असेंबली होगी यानी वो आपस में जॉइन होंगे, फिर वो मैच्योर होगा यानी एक मैच्योर वायरस बनेगा, देन वो होस्ट सेल को लाइसिस ब्रेक डाउन करेगा और रिलीज यानी वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, soon after the disintegration of host DNA, phase specified messenger RNAs and proteins are beginning to produce। कह रहा है होस्ट डीएनए की डिसइंटीग्रेशन के फौरन बाद स्पेसिफाइड जो मैसेंजर आरएनएज और प्रोटीन्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हेड टेल दैट कंप्राइज द फेज एल्वल प्रोटीन्स नीडेड फॉर लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल आर सेपरेटली सिंथेसाइज्ड। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं लाइक जो हेड और टेल वो क्या होती हैं, और उसके अलावा जो प्रोटीन्स जो बैक्टीरियल सेल वाल की ब्रेकडाउन के लिए रिक्वायर्ड है वो सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। Nucleic acid is then packed inside the head and tail is added to the head. The assembly of phage components into mature infective phage particle is known as maturation। उसके बाद कह रहा है कि क्या होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको पैक कर दिया जाता है हेड में और टेल ऐड हो जाती है हेड में। कह रहा है ये जो फेज के या वायरस के कंपोनेंट्स की जो असेंबली हो रही है, जॉइनिंग हो रही है इनटू मैच्योर इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल, इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। विद इन 20 to 25 minutes approximately 200 phage particles are produced। कह रहे 20 to 25 minutes के अंदर अंदर तकरीबन 200 जो वायरस के पार्टिकल्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन लाइसिस एंड लीज फेज द बैक्टीरिया बिगन टू लाइज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फेज लाइसिस प्रोटीन आई लाइसोजाइम एंड इंट्रासेलुलर फेज पार्टिकल्स आर लीज्ड इनटू मीडियम। क्या बच्चों नेक्स्ट लाइसिस और लीज फेज में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो लाइसिस स्टार्ट कर देंगे होस्ट सेल की ड्यू टू द एंजाइम लाइसोजाइम, और उसके बाद क्या करेंगे जो फेज पार्टिकल्स हैं वो मीडियम में रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों रेप्लिकेशन
अच्छा बच्चों, ये का फिगर आ गई थी ऊपर, ये देखें साइड पे, फिगर 5.2 ऑन पेज नंबर 137। ये साइड में देखें, इंसर्शन ऑफ कोर इनटू बैक्टीरियम कैसे होगा। ये देखिए, सबसे पहले एक हमारे पास वायरल पार्टिकल था जिसका हमारे पास देखिए डीएनए है, प्रोटीन कोटा है और टेल है। पहले जाके इसने क्या किया, एड्सॉर्प्शन किया, देखिए बैक्टीरियल सेल बैक्टीरिया और उसकी सेल वाल से जाके अटैच कर गया। नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन होगी, वो क्या होगा, एंजाइम रिलीज करेगा, उसकी जो सेल वाल है वो ब्रेक डाउन होगी, तो उसकी जो कोर ट्यूब है वो पेनिट्रेट कर जाएगी बैक्टीरिया सेल वाल में। देन क्या होगी, जीनोम इंजेक्शन, देन वो अपना डीएनए देखिए इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरिया सेल वाल में। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन लाइसोजेनिक साइकिल। ऊपर तो हमने पढ़ी है रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन लिटिक साइकिल। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल में रेप्लिकेशन कैसे होगी। ठीक है, द बैक्टीरिया जो पहला स्टेप है इन्फेक्शन प्रोसेस का, वो सेम ही है कि वो उसी तरह पहले अटैच होगा, फिर वो एंजाइम रिलीज करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, उसकी कोर ट्यूब पेनिट्रेट करेगी और जीनोम इंजेक्शन होगी। जो रेप्लिकेशन है प्रोसेस का वो डिफरेंट है। Bacteriophages that perform lysogenic cycle are called lysogenic or temperate phages। कह रहा वो बैक्टीरियोफेजेस जो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं उनको हम लाइसोजेनिक फेजेस या टेम्परेट फेजेस कहते हैं। These phases can either multiply by the lytic cycle or enter a dormant state in the cell। कह रहा बच्चों, ये जो फेजेस होते हैं या तो ये लैटिक साइकिल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ये एक डॉर्मेंट स्टेट में इंटर कर जाते हैं सेल में। Such phages develop host-guest relationship because in this case the phage DNA actually integrates into the host chromosome and is replicated along with the host chromosome and passed on to the daughter cell। कह रहे ये जो वायरसेस होते हैं या फेजेस होते हैं, ये होस्ट के साथ होस्ट गेस्ट वाला रिलेशनशिप बनाते हैं, जबकि दूसरे जो फेजेस थे ऊपर वाले, वो मास्टर स्लेव वाला रिलेशनशिप बना लेते थे, क्योंकि वो होस्ट के जो डीएनए है उसको वो क्या कर देते, डिसइंटीग्रेट कर देते। क्या है, इस केस में जो फेजेस है वो होस्ट और गेस्ट वाला रिलेशनशिप बना लेते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो फेज या वायरस का डीएनए होता है वो होस्ट के क्रोमोसोम में जाके इंसर्ट हो जाता है और रेप्लिकेट होता है उसके क्रोमोसोम के साथ साथ और नेक्स्ट डाटा साइज में भी चला जाता है। दिस इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ फेज डीएनए इज टर्म्स प्रोफेज। कह रहा है ये जो इंटीग्रेटेड स्टेट है फेज डीएनए की, जो इंटीग्रेट हुआ हुआ है होस्ट के डीएनए में, इसको हम कहते हैं प्रोफेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनी एंड द बैक्टीरिया हार्बोरिंग प्रोफेज आर कॉल्ड लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। अब ये देखिए बच्चों, अरे नीचे से पढ़ लेते हैं फिर फिगर देखते हैं। The lysogenic state of bacterium can get terminated any time when it is exposed to adverse conditions। कह रहा बच्चों, ये जो लाइसोजेनिक स्टेट होती है बैक्टीरिया की, ये कभी भी टर्मिनेट या खत्म हो सकती है जब इसको हम एडवर्स कंडीशंस में मिलेंगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहेंगे। कंडीशंस दैट फेवर द टर्मिनेशन ऑफ लाइसोजेनिक स्टेट इंक्लूड desiccation, exposure to UV or ionizing radiation, exposure to mutagenic chemicals, etc। कह रहा वो कंडीशंस जो इस लाइसोजेनिक स्टेट को टर्मिनेट करने को फेवर करती हैं या स्टॉप करती हैं, वो क्या कहें, डेसिकेशन या यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर या म्यूटाजेनिक केमिकल्स का जब एक्सपोजर हो तो जो हमारे पास लाइसोजेनिक स्टेट है वो टर्मिनेट कर देगी। द सेपरेटेड फेज डीएनए देन इनिशिएट्स लिटिक साइकिल resulting in cell lysis and release of phages। Such phages are then capable of infecting new susceptible cells and render them lysogenic। अब ये देखिए ऊपर बच्चों फिगर 5.3 आपको नजर आ रही होगी, लेटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास या ये देखिए जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, phage attached to receptor site on another bacterial cell wall penetrates it and inserts in DNA। कि वो अटैच हुआ है, जो फेज है वो किसी बैक्टीरिया सेल वॉल पे अटैच हुआ है और उसने अपना जीनोम इंसर्ट किया है। और ये देखें फेज जहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है, फेज डीएनए इंसर्ट्स इटसेल्फ एज प्रोफेज इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये देखिए हमारे पास जो पहले बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट था ब्लू वाला, उसमें देखिए उसने बैक्टीरिया ने नहीं सॉरी वायरस ने अपना डीएनए भी इंसर्ट कर दिया रेड वाला। अब जब वो क्या कर रहा है, द फेज डीएनए डायरेक्ट द सेल्स मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स प्रोटीन्स एंड देन क्या होगा, जब इंसर्ट कर दिया फेज इज एप्लीकेटेड अलोंग विद बैक्टीरियल डीएनए प्रायर टू बाइनरी फिजन। कि फेज का जो डीएनए वो भी एप्लीकेट होगा अलोंग विद बैक्टीरियल डीएनए। फिर क्या होगा, जब वो बाइनरी फिजन होगी तो वो बाइनरी फिजन इज कंप्लीटेड ईच फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड
जो दो न्यू सेल बने दोनों में फेज का डीएनए भी होगा। या क्या होगा, अब ये जो हमारे पास बहुत सारे फेज डीएनए कंटेनिंग वायरसेस आ गए हैं, बैक्टीरिया सॉरी आ गए हैं। ये क्या करेगा, द फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल्स मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स प्रोटीन्स एंड कॉपीज ऑफ फेज डीएनए। वो लेटिक साइकिल में इंटर हो जाएगा। वो क्या करेगा, फेज के कंपोनेंट्स बनाएगा, हेड एंड टेल। फिर उसके जो हेड में क्या होगा, डीएनए पैक होगा। और क्या होगा, कॉलेज शीट एंड बेस प्लेट्स हैव बीन अटैच्ड टू एड टेल फाइबर्स आर एडेड लास्ट। दोबारा वो सिंथेसाइज हो जाएंगे। वायरल पार्टिकल्स बैक्टीरिया सेल लाइसिस होगी, लीज कंप्लीट इन्फेक्शियस फेजेस। और ये फेजेस जाके किसी और बैक्टीरिया पे अटैच हो जाएंगे और दोबारा से लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। के बैक्टीरियोफेजेस का यूजेज क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग is the field of biotechnology in which alteration in genetic material of an organism is carried out, such as transfer of gene from one organism to another। कह रहा बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं यानी चेंज करते हैं। किस तरह, सच एज के कोई जीन ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। सेवरल बायोलॉजिकल टूल्स हैव बीन यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड टास्क। क्या है, बहुत सारे हम बायोलॉजिकल टूल्स यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। द बैक्टीरियोफेजेस हैव आल्सो बीन यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज इन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कह रहा है बैक्टीरियोफेजेस ये वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं इनको भी हम यूज करते हैं इन द नंबर ऑफ वेज इन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सम ऑफ देम आर आउटलाइंड बिलो। फर्स्ट वन इज beside bacterial plasmids, the phage DNA has also been used as vector in genetic engineering techniques such as development of genomic library, a collection of bacteria or bacteriophages clone which contains multiple copies of all the genes of an individual genome। कह रहा बच्चों जो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका प्लाज्मिड होता है उसके अलावा हम फेज के डीएनए को भी यूज कर सकते हैं एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज फेज थेरेपी। Phage therapy is the application of genetically engineered phages that can kill pathogenic bacteria। कह रहा बच्चों फेज थेरेपी क्या है कि ये जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड फेजेस है वायरसेस है उनको यूज करके हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते हैं। फेज थेरेपी हैज एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल एंटीबायोटिक थेरेपी। कह रहा बच्चों ये जो फेज थेरेपी है जो ट्रीटमेंट है इसके बहुत सारे फवायदे एज कम्पेयर टू जो हमारे पास कन्वेंशनल एंटीबायोटिक थेरेपी है। एज फेजीज आर फेयरली नैरो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मीनिंग दैट विद phage treatment it is possible to kill bacterial pathogens while avoiding harming of normal bacterial flora, i.e. our good bacteria। कह रहे बच्चों उसके अलावा जो फेजेस होते हैं हमने पीछे पढ़ा कि ये इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, यानी ये बहुत इनका होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होस्ट पे ही एक्ट करते हैं, उसके अलावा किसी को इन्फेक्ट नहीं करते। तो कह रहा है इसका मतलब अगर हम फेज से किसी चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उससे हम सिर्फ जो हमारा पैथोजेंस बैक्टीरिया उनको ही किल करेंगे। जो हमारे पास नॉर्मल बाकी जो बैक्टीरियल फ्लोरा है जो हमारे गुड बैक्टीरिया है वो किल नहीं होंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। Bacteriophages have been used for many years as tool for treatment of bacterial infections, but recently a new application in the area of antibacterial nanomedicines has been discovered in which bacteriophages can be formulated as targeted drug delivery vehicles। कह रहे बच्चों कि हम बैक्टीरियोफेजिस को काफी सालों से यूज कर रहे हैं एज द टूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि न्यू एप्लीकेशन इन द एरिया ऑफ एंटीबैक्टीरियल नैनो मेडिसिन डिस्कवर हुई है जिसमें बैक्टीरियोफेजिस को हम यूज करते हैं एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।